दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। आज डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी सारी इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर भारत के भीष्म टैंक को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारत की आर्मी अभी तक अपने भीष्म टैंक को रूस से इम्पोर्ट किया करता था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि भारत ने अपने इस टैंक के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही करना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत की आर्मी का यह व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी उसके द्वारा शेयर की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के पास ये टैंक पिछले 24 सालों से है। पहले इसे रूस से इंपोर्ट किया जाता था या फिर किट फॉर्मेट में मंगा करके भारत में असेंबल किया जाता था, लेकिन अब ये भारत में ही मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। बता दें कि आर्मी के मैन बैटल टैंक में से एक है। आर्मी के पास लगभग 1200 ऐसे टैंक मौजूद है। गलवान घाटी में भी हुए विवाद के दौरान इंडियन आर्मी ने इन्हीं टैंकों को वहां पर डिप्लॉय किया था। इसके अलावा ये टैंक की बात करें तो ये काफी मजबूत और पावरफुल टैंक माने जाते हैं। भारत की चेन्नई में मौजूद हैवी व्हीकल फैक्ट्री में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ पहले लाइसेंस एग्रीमेंट लिया और उसके बाद भारत ने T90 टैंक, जिसे भीष्म टैंक कहा जाता है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन T90S Mk3 टैंक तैयार किया है। बता दें कि ये टैंक ऑटोमेटिक टारगेट को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा इनमें डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किया गया है और साथ ही इसके साइटनिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है। कुल मिलाकर डिफेंस सेक्टर में भारत धीरे धीरे हर एक इक्विपमेंट को अपने देश में ही बनाने पर जोर दे रहा है, जिससे भारत मेक इन इंडिया के तहत इन हथियारों को अपने देश में ही बनाए और दूसरे देशों से अपनी निर्भरता को खत्म किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूरोपियन यूनियन से सामने आ रही है। दरअसल भारत के सामान कई देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में भी भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही और उसने भारत के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए अपनी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी को फाइबर केबल पर बढ़ाया गया है। इसे 8.7% से 11.4% तक बढ़ा दिया गया है। यूरोपियन यूनियन ने इसको बढ़ाने के पीछे पर्यावरण का हवाला दिया है। हालांकि भारत ने इसको लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आवाज उठाई है। ऐसे पहले भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, स्टील पर भी रोक लगाई गई थी। बता दें कि इन पर इको डिजाइन फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन रेगुलेट एक्ट को लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन ने अचानक से ड्यूटी बढ़ा करके भारत के एक्सपोर्ट पर सीधा असर डाला है। दरअसल आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट काफी कम हो रहा है। 2018 तक भारत का ट्रेड डेफिसिट $4.3 बिलियन था, जो कि 2022 तक पॉजिटिव $13.5 बिलियन तक हो गया है। यानी कि भारत यूरोपियन यूनियन में पहले एक्सपोर्ट कम हो रहा था, जो कि अब उसके इंपोर्ट से भी काफी अधिक हो चुका है। यानी कि भारत यूरोपियन यूनियन को ज्यादा से ज्यादा सामान बेच रहा है और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन इस तरह के हथकंडे भारत के खिलाफ अपना रहा है, जिससे भारत के सामान यूरोपियन मार्केट में कम जा सके। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई है। दरअसल बता दें कि भारत का बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और ये भारत के कश्मीर में मौजूद है। बता दें कि इसका ट्रायल भी हाल ही में पूरा किया गया है। जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम चेनाब ब्रिज है और ये बनकर तैयार हो गया है। इस पर ट्रेन ट्रायल भी शुरू हो गया है। बता दें कि अब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे नॉन स्टॉप बनकर तैयार हो गया है। अभी तक ये सेवा कटरा तक थी और इसके बाद बनिहाल से आगे की सेवा थी, जो अब सीधी कनेक्ट हो गई है। भारतीय रेलवे द्वारा संगलदान से रियासी तक ट्रायल शुरू हो चुका है। बता दें कि इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल हुआ। भारत के द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को 8वां अजूबा कहा जा रहा है। बता दें कि ये पुल आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर की है। इसके अलावा इस पुल की लेंथ की बात करें तो ये 1.3 किलोमीटर लंबा है और ये करीब 2 दशकों में बनकर तैयार हुआ है। इस पुल को बनाने के लिए 17 स्पैंस लगाए हुए हैं। इसके अलावा ब्रिज की ताकत इतनी है कि ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी आसानी से सस्टेन कर सकता है। साथ ही भूकंप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेलवे ने कहा है कि उधमपुर से बारामूला प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें करीब 927 ऐसी ब्रिज हैं जो रास्ते में पड़ने वाले हैं, जिसमें से चेनाब भी एक है। इसके अलावा रेलवे की जानकारी के मुताबिक बारामूला से उधमपुर रेलवे नेटवर्क के दौरान करीब
सुरंग भी होगी, जिसमें भारत की सबसे बड़ी सुरंग भी आएगी। रेलवे सेक्टर में भारत की इस कमाल की उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, HAL को रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है, जिसमें कंपनी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाएगी। आपको ये भी बता दें कि मंत्रालय ने प्रचंड हेलीकॉप्टर का टेंडर कंपनी को दिया है। हेलीकॉप्टर कॉम्बैट ऑपरेशन करने में काम आता है। जिस हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर भी किया जा सकता है। 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में से 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। इसके अलावा 66 इंडियन एयरफोर्स को सौंपे जाएंगे। बता दें कि अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास 15 हेलीकॉप्टर पहले से ही है। इसके साथ ही HAL इन हेलीकॉप्टर को काफी बार टेस्ट कर चुकी है। दुर्घटना से बचाने के लिए इन हेलीकॉप्टर को टेस्ट किया गया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर पर भी आसानी से उड़ सकते हैं, यानी कि चीन के बॉर्डर पर भी ये हेलीकॉप्टर आसानी से दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जब से ये 45,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर HAL को मिला है, HAL के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अर्मीनिया से सामने आ रही है। दरअसल अर्मीनिया ने 18 जून 2024 को फ्रांस के साथ सीजर माउंटेड गन की डील कर ली है। बता दें कि अर्मीनिया ने पहले भारत की अटैक्स गन खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि DRDO द्वारा बनाई जा रही ये गन अभी अंडर ट्रायल है। इसके अलावा अर्मीनिया ने फ्रांस के साथ अपनी सीजर गन के लिए डील पूरी की है। सीजर गन की बात करें तो ये काफी ज्यादा एडवांस है। यह गन काफी गति के साथ वार करती है। इसमें 155 mm की गोली लगी हुई है। अर्मीनिया के सैन्य आपूर्तियों को पूरा करने के लिए ये काफी सटीक बैठती है। इसके साथ ही अर्मीनिया और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है। फ्रांस और अर्मीनिया पहले से भी एक दूसरे के साथ कई सैन्य अभ्यास करते आए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि फ्रांस में अर्मीनिया को कई सैन्य उपकरणों को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। वहीं अब सीजर गन की ये डील दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण डील मानी जा रही है। वहीं पर अब अर्मीनिया को भारत के अलावा फ्रांस का भी साथ मिल गया है, जिससे वह अजरबैजान के खिलाफ काफी मजबूती से लड़ सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तिब्बत से सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आया हुआ है। बुधवार को डेलीगेशन ने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की, जिसके बाद से चीन काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि चीन दलाई लामा को पसंद नहीं करता। वहीं अमेरिका और चीन के रिश्ते भी इस वक्त खराब चल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के सदन के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जैसे ही दलाई लामा से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही तिब्बत एक्ट को पास किया, जिसका उद्देश्य शांति कायम करना है। उन्होंने कहा कि एक्ट चीनी सरकार के लिए संदेश है कि तिब्बत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर US की सोच क्लियर है और चीन को तिब्बत की स्वतंत्रता पर विचार करना चाहिए। बता दें कि इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन न करे। चीन ने कहा कि ऐसी कोई भी कानून बनाना अमेरिका के लिए आगे चलकर दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर ऐसा कानून बनाया गया तो चीन भी कठोर कदम उठाएगा। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा कोई धर्म गुरु नहीं, बल्कि धर्म की आड़ में चीन के खिलाफ विरोधी गतिविधियां चलाने वाले व्यक्ति है। ऐसे में अमेरिका को उनका साथ नहीं देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दलाई लामा भी जल्द ही अपनी सर्जरी के लिए अमेरिका जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय तिब्बत का मुद्दा काफी जोरों शोरों से अमेरिका और भारत उठा रहा है, जिसकी वजह से इस समय चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के कावेरी इंजन को लेकर सामने आई है। दरअसल भारत के DRDO ने कावेरी इंजन को बनाया था। हालांकि ये इंजन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। ये भारत का पहला जेट इंजन था। हालांकि भारत को वैसी सफलता इस इंजन में नहीं मिली जैसा वह चाहता था, क्योंकि ये इंजन की पावर काफी कम थी। लेकिन अभी DRDO ने इस पर काम करना दोबारा से शुरू कर दिया है। DRDO ने इस बात की जानकारी दी है कि कावेरी इंजन को मॉडिफाई करके DRDO एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक DRDO ने इस इंजन के वजन को कम किया है। इसे 1500 किलो से अब सीधा 1180 किलो कर दिया गया है। यानी कि इंजन का वजन कम होते ही इसकी पावर भी बढ़ गई है और इसकी जल्द ही टेस्टिंग भी की जाएगी। DRDO की टीम के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान जिस पावर की उम्मीद
DRDO को है उसी के मुताबिक इंजन परफॉर्मेंस कर सकता है। बता दें कि अगर इसकी सफल टेस्टिंग होती है तो इस इंजन को भारत के स्वदेशी विमान तेजस में लगाया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। दरअसल 9 जून को जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा से लौट रहे लोगों के ऊपर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी और 31 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि इस आतंकी हमले की जांच में NIA समेत जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जुटी हुई है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इस बात की जानकारी खुद दी है कि वह आतंकियों को गाइड कर रहा था। इसके अलावा उसने अपने घर में उन्हें पनाह भी दी थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान सफलता को हासिल किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुल 3 आतंकी थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने उनकी मदद बस तक पहुंचाने के लिए की थी। CCTV वाले रास्ते से बचाकर वह आतंकियों को घटनास्थल तक लेकर गया था। पुलिस ने कहा कि आतंकियों को भी पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और पुलिस तब तक चैन की सांस नहीं लेगी जब तक आतंकियों को ना पकड़ लिया जाए। इसके अलावा आरोपियों ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि इस पूरे काम के लिए उसे 6,000 रुपए मिले थे। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस अपना काम कर रही है। बहरहाल बढ़ते हमारी आखिरी खबर की तरफ, जो कि नॉर्थ कोरिया से सामने आ रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया के दौरे पर है। बता दें कि इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया की एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब स्वागत करने के लिए खुद नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन वहां आए। बता दें कि पुतिन उस गाड़ी को लेकर पहुंचे जिसे उन्होंने किम जोंग उन को भी गिफ्ट किया है। स्वागत के समय दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके अलावा अगले दिन राष्ट्रीय सम्मान के साथ भी पुतिन का स्वागत नॉर्थ कोरिया में किया गया और वहां लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने पुतिन का स्वागत किया। इसके अलावा आपको बता दें कि किम जोंग उन के इन्विटेशन के बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच पश्चिमी देशों के खिलाफ और लड़ने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। इन सभी के बीच एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वह था किम जोंग उन और पुतिन एक दूसरे से गाड़ी में पहले बैठने के लिए आग्रह करते हुए नजर आए। इसके बाद फाइनल ये हुआ कि पुतिन पहले बैठे और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति गाड़ी में बैठे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया और रूस का खुलकर एक दूसरे के साथ आना, क्या ये पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है? हाँ या ना, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।